बात करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू हुए आज दूसरा दिन है। सब कुछ ठीक ठाक है। मुस्लिम समुदाय भी समझ गया है कि ना तो उसके अधिकार छिन रहे हैं और ना ही उसकी नागरिकता पर कोई भी खतरा है। रत्ती भर खतरा नहीं है उसकी नागरिकता पर। लेकिन विपक्ष है कि अपनी सियासी रोटियां सेकने और तुष्टीकरण की सियासत से बाज नहीं आता। आज केजरीवाल ने नया शिगुफा छेड़ दिया है कि अगर शरणार्थियों को नागरिकता मिली तो दूसरे लोगों का हक देश में छिन जाएगा। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन्हें शरण दी जा रही है आखिर वो कहां के हैं? आखिर 1947 से पहले वो भी तो भारतीय ही थे ना। रातों रात एक लकीर खींची तो वो बेगाने कैसे हो गए? क्या सिर्फ चंद वोटों के लिए अपनों का ही विरोध किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा होगा तो फिर भारत की वसुधैव कुटुंबकम की पहचान आखिर क्या होगी? डिबेट इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए और सियासी प्रतिक्रियाओं को दिखाने के लिए यह रिपोर्ट आती है। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीजेपी ने अब तक जो चुनावी वायदा किया उसे तय समय में निभाया और शायद इसीलिए बीजेपी की टैगलाइन है पार्टी विद द डिफरेंस। पहले धारा 370 खत्म, फिर राम मंदिर का भव्य निर्माण और अब सीए पूरे देश में लागू। लेकिन बीजेपी की यही परफॉर्मेंस विपक्ष को हजम नहीं हो रही। हालांकि सीए लागू होने से देश के ना तो मुस्लिम समुदाय को और ना ही किसी और खास समुदाय के अधिकारों या नागरिकता पर असर पड़ने वाला है। और जब विपक्ष का ये झूठा कार्ड नहीं चल पाया तो अब वो देश के लोगों के हक पर डाका डालने का नया जुमला लेकर आए हैं। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? मुझे ऐसा लगता है देश के बहुत सारे राज्य हैं जो इसके लिए तैयार नहीं है। विरोध है, आशंका है लोगों में। मरहम लगाने का नहीं लेकिन नमक रगड़ने का काम घावों पर सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह जरूर करते हैं। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी। सीए एक ऐसा कानून है जो भारत नहीं बल्कि पड़ोस के 3 देशों के 6 धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए है। और ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है वो अगले महीने होने जा रहे चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर इस कानून से आने वाले चुनाव में मुस्लिमों को वोट देने से रोक दिया जाएगा या फिर देश से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन भड़काऊ भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी तो मुस्लिम समुदाय को कुछ इसी तरह का डर दिखा रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती। सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। दरअसल ये पूरी लड़ाई 2024 में वोट बैंक की है। विपक्ष और खास तौर पर ममता बनर्जी और ओवैसी की पार्टियां जानती हैं कि मुस्लिम समुदाय को जितना डराएंगे उतना ही मुस्लिमों का वोट पाएंगे। विपक्ष के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है इसका अंदाजा 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जब अकेले बंगाल में टीएमसी को 70% वोट मिले थे, जबकि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने 78 और तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 74% वोट मिले थे। बिहार में अकेले आरजेडी को ही 77% मुस्लिम वोट मिले थे और देश भर की बात करें तो कांग्रेस की झोली में 30% मुस्लिम वोट गए थे।
बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को पूरे देश में सिर्फ 8% ही मुस्लिम वोट मिले और अब इसी डर को आगे बढ़ाने की जुगत में विपक्ष लगा हुआ है ताकि बीजेपी को मुस्लिमों के वोट से दूर रखा जाए और इसीलिए सीए पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह के झूठ के दावे पर एक बार फिर से विपक्ष की काट की हांडी पक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसके पीछे कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। जरूरत यह होती है कि वो कानून जब लोगों तक पहुंचे तो सारी जानकारियों के साथ पहुंचे। सीएए के कानून को लेकर केंद्र सरकार ये साफ कहती है कि इससे किसी तरह की कोई नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन कुछ लोग इससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके हक पर डाका पड़ने वाला है। बातचीत करेंगे, इस पर बातचीत के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दे। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शबनम खान जुड़ गई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सैफ खान जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, और मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सैफ जी आप ही से करता हूं और आज मैं अपने सारे मेहमानों से अपील करूंगा कि दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करें, ना कि इस पर बात सिर्फ गुत्थम में उलझती रह जाए। पॉइंट टू पॉइंट सवालों का जवाब अगर आप दें। सैफ खान, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं कि एक ऐसा कानून जिसको लेकर सरकार कह रही है कि देश में किसी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है, उस कानून को, जिससे कि मजलूमों को, जिससे कि पीड़ित लोगों को किसी देश में रहने का अधिकार मिल जाएगा, इस कानून को सांप्रदायिकता के साथ क्यों देख रहे हैं आप लोग? इसको सांप्रदायिकता के साथ लोगों के सामने परोसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सैफ खान। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं, क्योंकि आपने कहा कि सबसे पहले दर्शकों को समझाने की कोशिश होनी चाहिए, तो एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरी कंट्रियों से। अगर दूसरी कंट्रियां यानी जीसीसी कंट्री यानी सिर्फ गल्फ कंट्रीज ये बोले कि साहब कोई भी जो है धार्मिक लोग अलाउ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स को आप आने दीजिए, या बुद्धिस्ट को आने दीजिए, या जैन्स को आने दीजिए, हिंदूज को रहने दीजिए, कैसा एक संदेश जाए, है कि नहीं? वैसे ही हमारे देश में आर्टिकल 14 हमारा और आर्टिकल 15 हमारा ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, या उच्च नीच नहीं, या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहने के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी एक अपने ऐसी जुमलेबाजी से वो बात। अच्छा सैफ भाई, मुझे एक बात बताइए, इस देश में 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे? उसका आंकड़ा, उसकी पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है। सिर्फ बात हम अपने पड़ोसी देशों की कर लेते हैं, 2-3 पड़ोसी मुल्क जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर यहां पर सबके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि भारत देश में हम बैठने लायक रहेंगे फिर? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब पॉइंटेड इस्लामिक देश घोषित हैं तो वहां पर तो मुस्लिमों के रहने की जगह है ना सर ऑलरेडी। देश के अंदर जो अल्पसंख्यक मजलूम है, जो दूसरे देशों में प्रताड़ित है, उनको रहने के लिए जगह दी जा रही है, तो इंसानियत के तौर पर तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब देते हुए ये बताना चाहूंगा और आप ही से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया। पाकिस्तान में अहमदियाज हैं जो पीड़ित हैं, क्या उनको जगह नहीं देंगे? क्या वो पीड़ित नहीं है? या अफगानिस्तान में हजारास हैं, वो पीड़ित नहीं है? या म्यांमार में रोहिंग्या है, क्या वो पीड़ित नहीं? उनके लिए दरवाजे बंद होने चाहिए। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? म्यांमार रोहिंग्याओं को लेकर तो वो देश खुद एक्सेप्ट नहीं करता, बांग्लादेश उसको निकालना है, आप रखने को तैयार हैं क्या? अरे बताओ, कांग्रेस पार्टी आपकी गारंटीज अभी आई ना 5, ये भी गारंटी दे देंगे क्या कि इन लोगों को भी देश में रखेंगे? क्या बात कर रहे हैं सैफ खान आप? नहीं, मतलब आप रोहिंग्याओं को भी डिफेंड करने में बात नहीं कर रहे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो पीड़ित नहीं है, ये मैंने आपसे सवाल पूछा। सर, पीड़ित है तो उनके अपने फोरम और उनके अपने मंच है, और जिन जगहों पर हमारे 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों के बारे में सुना जा सकता है, उस मंच पर यानी कि भारत ने उस पर काम किया। जो है हमारे देश में किसी धर्म के नाम पे जो है स्पेशली आप जो है वो कानून का, अच्छा मतलब आपका कुल मिलाकर लफड़बात ये कि धर्म के नाम पर बीजेपी ने किया और कानून बनाते हैं। और फिर जब मैंने आपसे पूछा कि अहमदियाज का क्या होगा, हजारास का क्या होगा, रोहिंग्या का क्या होगा, सैफ भाई, मैं आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हुए ये मानता हूं कि आप ये जानते होंगे कि उन लोगों के लिए जो उन देशों में मुस्लिम होते हुए भी प्रताड़ित है, उनके लिए कई मंच हैं, उनकी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक खासतौर पर जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, उनकी स्थिति ये है कि 70 साल में वहां पर व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ पाता है पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूं सर, वहां पर तकरीबन 13% जो थे वो अल्पसंख्यक थे आजादी के वक्त में। आज के समय में अगर सिर्फ हिंदुओं की बात आप करेंगे तो वहां पर 0% है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं आपको। सुनिए, आपको नहीं लगता कि जरूरत है उन लोगों के लिए? मैं तो आपकी बात को आगे दोहराते हुए कह रहा हूं, आपने कहा कहीं मंच है, कौन से मंच है बताइए जरा। सर, वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों के लिए काम करती हैं, उन लोगों की आर्मी के लिए काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां मंच से आप क्या डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं?
अगर देश कोई कानून बनाता है तो सभी धर्मों के लिए बनाएगा ना, या कि कोई ठीक है राकेश त्रिपाठी, ये इस चश्मे से नहीं देखेंगे कि जो पहले भी हमारे संविधान में इस बात का जिक्र हुआ था कि जो पड़ोसी मुल्कों में मसलन बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तो भारत का हिस्सा हुआ करते थे ना सर कभी, तो ये जब भारत के साथ थे और हमारे अपने भाई जब अलग होकर चले गए और जब संविधान में इस बात का प्रावधान था कि जब उन्हें जरूरत होगी प्रताड़ित होंगे देश आएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं, जबकि आजाद भारत में सबसे पहली सरकार इन्होंने बनाई थी और वो लियाकत पैक्ट पर इन्हीं लोगों की हामी थी, तो ये उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम तो सभी धर्मों के लिए करते सर, उसमें अल्पसंख्यकों की बात थी साहब भाई, अल्पसंख्यकों की बात थी, नेहरू लियाकत पैक्ट में अल्पसंख्यकों की बात थी। राकेश जी जवाब दे रहे प्लीज। आप जो ये कह रहे हैं कि आज जो है सैफ भाई भूलना नहीं है, समझाना है अपने को दर्शकों को। सैफ भाई डिबेट नहीं, समझाना है अपने को। सैफ भाई समझाना है ना दर्शकों को। एक मिनट, मैं राकेश जी, ये इन्हीं की सरकार ने तो ये कहा था ना कि अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे उस देश में जहां से वो प्रताड़ित हो जाएंगे, तो प्रताड़ित होकर अपने देश नहीं आ सकता क्या व्यक्ति? ये तो कह रहे हैं आप धर्म के हिसाब से क्यों बांट रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं जो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को ही सीधे एड्रेस करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सैफ खान हो या समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हो, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये जानते हैं, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये जानबूझ करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता जो आपकी टीवी को देख रही है, आपके देख रहे दर्शकों के सामने कुछ बातें स्पष्ट करूं। अभी एक सवाल उठाया मोहम्मद सैफ ने और ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भारत का संविधान अनुच्छेद 14 ये इस बात के लिए प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, रोकता है कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अनुच्छेद 14 भारत का संविधान भारत के नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होता है, बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ये नागरिकता उन लोगों को दी जा रही है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं या भारत आ गए हैं और मजहबी प्रताड़ना के आधार पर आ गए। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सत्य है कि इस देश से मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मजहब के आधार पर बने और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहब के आधार पर जो भारतीय मूल के लोग रहे हैं, भारतीय मूल से उपजे हुए धर्मों के लोग रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, वो फारस ईसाई हो, अगर किसी भी प्रकार से उन पर मजहबी प्रताड़ना हो रही है तो उनको आज शरण देना ये भारत का दायित्व है, भारत का कर्तव्य है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में हमने इसी को बार बार गर्व किया है। वसुधैव कुटुंबकम। अरे राकेश जी सैफ खान बोल रहे हैं आप रोहिंग्याओं को भी रखिए देश में, भी कांग्रेस जानती है, ये सारे तथ्य को जानते हैं। को भी क्या जगह मिले? वो कह रहे रोहिंग्याओं को भी रखिए। मैं तो सुनकर के बहुत आश्चर्य में हूं कि रोहिंग्याओं को भारत में लाने की वकालत कर रही है कांग्रेस पार्टी, आज बांग्लादेशियों को भारत में बसाने की बात कर रही है। अरे इनका बस चलेगा तो ये पाकिस्तानियों को भी भारत में बसा देंगे। अरे भाई स्वीकार करिए ना, अखंड भारत की कल्पना पर ले आइए। आप स्वीकार करिए कि भारत का विभाजन देश की एक बड़ी गलती थी, बड़ी चूक थी, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका थी। आप स्वीकार करिए और कहिए कि हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस बात के लिए प्रयास करे कि कैसे अखंड भारत फिर से बन सके। भाई ये सच स्वीकार करिए कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग मुल्क है, स्वतंत्र मुल्क है और उन मुल्कों में भारत से जुड़े हुए। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए। राकेश जी और सैफ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या जर्मनी शरण देगा? नहीं, एक बहुत छोटी सी बात सैफ भाई, मैं चाहता हूं आप जवाब मत दीजिए, बस मैं एक छोटा सा पॉइंट जो दर्शकों के मन में और क्लियर कर देगा चीजों को। कल को गाजा के लोग कह देंगे भैया हमें भी भारत आके रहना है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो आपके हिसाब से सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, तो गाजा के लोग भी यहीं आके रह लें और फिर आप चले जाएं देश के बाहर। ऐसा हो सकता है क्या सर? क्या सैफ भाई आप भी मतलब आप साथ, और क्योंकि आप जब सत्ता में थे आजाद भारत में, तो आपने ही नेहरू लियाकत पैक्ट पे हामी भरी थी कि अल्पसंख्यकों को, फिर से कोट कर रहा हूं मैं, अल्पसंख्यकों को अगर जुल्मों के दौर से गुजरना पड़ता है तो उनको वापस उनकी जमीनी जहां पर हालात हैं वहां पर आने की इजाजत मिलेगी। ये पैक्ट का एक सर बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि आप इस पर भ्रम मत फैलाइए, मैं और चर्चा इस पर करना चाहूंगा। शबनम खान जी, लेकिन आपके पास आता हूं। ये जब बात CAA की हो रही, जिसमें मजलूमों को देश में रहने की जगह मिल जाएगी, उसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो इस बात से जोड़ देते हैं कि भैया इंतजार आप CAA का कर रहे थे, CAA आ गया, अब NRC और फिर NPR के लिए तैयार रही। तो ये तो डर की सियासत है, इसमें अच्छा देखना ही नहीं है आपको, जिससे देश के लोग ये समझ पाए कि कानून दरअसल है क्या। आपको वो दिखाना है जो आपको समझ में आता है, जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। शबनम खान जो है, सुनिए, मैं आ रहा हूं, प्लीज सैफ भाई कहिए कि जरा थोड़ी देर चुप रहे, लगातार बोल रहे हैं वो।
हाँ सैफ भाई थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अभी चर्चा होगी। शबनम जी प्लीज कंटिन्यू। मैं अपने भारत के सारे नागरिकों को बता देना चाहती हूँ, अनुराग भाई आपके चैनल के माध्यम से, सीए से किसी मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थी, ना है, ना भविष्य में होगी। ये जो अल्पसंख्यक, भाई आप तो पाकिस्तान भी अपनी कंट्री ले लेते हैं, 56 कंट्री भी मुस्लिम है, आप वहां जाके लड़ो ना। जिन्होंने फिलिस्तीन वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए अपने दरवाजे तक नहीं खोले, आप मुसलमान कंट्रीज से तो दरवाजे खुलवाने को मना कर रहे हैं कि मत खोलिए मुसलमानों के लिए भी दरवाजे। और भारत में, सैफ भाई चुप रहिए, और भारत में चाहते हैं कि रोहिंग्यास को बसाया जाए ताकि रोहिंग्यास ये जो हत्या, बलात्कार और देश में ये गुंडागर्दी, ये जो आप शाहीन बाग बना के बैठ जाते हो, ये नहीं सैफ भाई प्लीज प्लीज, किसी को शर्म आए या कोई बेशर्मी करे इसका सर्टिफिकेट प्लीज मत दीजिए प्लीज। सैफ भाई प्लीज, सैफ भाई एक मिनट शबनम जी एक मिनट। सैफ भाई आप सम्मानित प्रवक्ता है, सैफ भाई मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं सबको अपनी बात कह लेने दीजिए। आपकी बातें बहुत ज्यादा इंडोर्स हुई हैं, आप ही की बातों को सुना है दर्शकों ने। सैफ भाई अब मुझे मजबूरी में आपका आवाज का पैडल गिराना पड़ेगा। सैफ भाई अगर आप बोलेंगे तो मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी आपकी। सैफ भाई प्लीज हो गया, ठीक है। शबनम जी प्लीज कंटिन्यू एंड सम अप प्लीज। कब तक शोषण करेंगे आप? हिंदू भाइयों के लिए आप कोई काम करने को तैयार नहीं है। पहली बार कोई सरकार मुस्लिमों को भी लेकर चल रही है, मुस्लिम बेटियों को भी लेकर चल रही है। हाँ। और वो हिंदू भाई जो पाकिस्तान का आपको पता नहीं है क्या, 17 साल की बेटी 80 साल के मुल्ला से ब्याह दी और उसका धर्म परिवर्तन करवाया, कितने % बचे आज वहां? नहीं, ये सब लगातार मत बोलते रहिए। सारे मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है सारी जिंदगी आपने अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। हलाला, 3 तलाक देते रहिए, बेटी प्रताड़ित होती रही। भारत की बेटियों की चिंता नहीं थी आपको उन रिफ्यूजियों की चिंता हो गई। मुसलमानों की जब 56 कंट्री है वो वहां जाएंगे ना, वहां उनके लिए रास्ते। भारत में पहली बार जो हमारे भारत के हिंदू भाई रह रहे हैं काफी समय से, या जो कोई प्रताड़ित किए जाएंगे, मैं शबनम खान बोल रही हूँ, हमारा दिल, हमारा भारत पहली बार उनके लिए कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। हर मुस्लिम को उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, कैसे मुसलमानों की, मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूँ। शबनम जी आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं चाहता हूँ कि इस पर तारिक जी भाई भी इन्वॉल्व हो जाए। तारिक भाई ये शबनम खान मुस्लिम नहीं है या देश की सियासत या सीए को समझ नहीं पा रही है? क्योंकि आपके नेता एसटी हसन तो कह रहे हैं कि ये भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव किस स्तर पर है सर? जो देश का कानून जो देश में लागू ही नहीं हो रहा है, बेसिकली वो बाहर के लोगों के लिए इंप्लीमेंट है ना, तो इससे देश के लोगों के साथ या मुस्लिमों के साथ कैसे भेदभाव है? तारिक भाई ठीक हाँ। आपने कहा कि भाषण न दिया जाए, जनता को समझाया जाए, आपके दर्शकों को कि क्या है सीए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषण ही दिया, मैं समझाता हूं क्या है। मेरा घर है 10 बाई 10 का, उसमें पहले से 5 लोग रहते हैं। आप चाह रहे हैं कि एक भाई मेरा, वो भी भाई है, 5 लोग रहते हैं बड़ी मुश्किल से 10 बाई 10 के घर में, तो 3 लोग और। तो जब 3 लोग आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट कि वो जो 10 लोग पहले से रह रहे हैं वो अफेक्टेड होंगे या नहीं। यू आर टेलिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्टेड। इसको कैसे आप साबित करेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि ये सांप्रदायिक नहीं है। जब उसमें ये कह दिया गया कि हिंदू माइनॉरिटीज ही को बनाया जाएगा, उसी वक्त वो सांप्रदायिक हो गया। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, आपने पूरी दुनिया में प्रताड़ित हिंदू हैं, मानता हूं इस बात को, सिर्फ 3 देश क्यों? पॉइंट नंबर 4, आप ये अखंड भारत की भी बात करते हैं, पार्लियामेंट में नक्शा बनाया था, तो अखंड भारत में अगर मुसलमान प्रताड़ित है तो वो आपका पुराना, ठीक है राकेश भाई, इसके बाद अब वो चला जाए, वो जो 56 देश है उनके पास जाए, वो आपका भाई नहीं है। पहले तो आप कहते हैं कि वो आप ही से कन्वर्टेड हुआ है, पहले हिंदू था, हमने मान लिया पहले हिंदू था। अब वो अगर कहता है कि हम दूसरे देश में जाके प्रताड़ित हो, तो आप कहिए चले जाइए युगांडा, चले जाइए मुस्लिम देशों के पास 56। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? अगर सवाल इस देश के नागरिक उठाए, अच्छा दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ गई होती, प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से बेहतर हो गई हो, तो सवाल नहीं था सर, अब 0 सवाल था। बुला लेते आप 10-15 करोड़ लोगों को, मैं साथ चलता, मैं कहता कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ तमाम किस्म की दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे जो जिनकी उम्र 6 महीने से 13 महीने 23 महीने है, वो 70 लाख बच्चे 24 घंटे में 0 खाना पा रहे। ये स्थिति हमारी, पहले अपना घर तो ठीक करना। ठीक है, हिंदू वैलिड। मैं बस एक लाइन और चाहूंगा तारिक भाई, एक लाइन बस और बता दीजिए, भेदभाव कैसे?
चलिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। यहां पर रह रहे मुस्लिमों के साथ भेदभाव कैसे? यहां आपको कौन सा हक पर डाका पड़ गया? और शबनम खान कह रही है कि देश की सरकार जो कर रही है उससे अच्छा मुसलमानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। इस बात को नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के मुसलमानों के साथ भेदभाव है, नहीं है। ये तो इनकी कोई नागरिकता लेने की बात कहा, वो पॉइंट से आपकी मैं एग्रीड हूँ, वो तो नागरिकता देने की बात है। लेकिन वो उस वक्त कोई भी चीज सांप्रदायिक हो जाती है जब उसको धर्म के आधार पर। नहीं, तो धर्म का चश्मा बैठाने वाले तो राजनेता है ना। ओवैसी साहब को देखिए, आप केजरीवाल साहब को देख लीजिए, वो कह रहे हैं रोजगार पे संकट आ जाएगा। राकेश जी, तारिक भाई जो सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि देश की जनता चाहेगी कि इस वक्त वो सब काम छोड़कर राकेश जी को सुने कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसमें कितना दम है। आप जरा जवाब दीजिए वो सारे सवाल जो उठा रहे हैं। देखिए, एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत केवल 3 देश से ही क्यों? इन 3 देशों से इसलिए क्योंकि ये 3 देश एक समय में भारत का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये 3 देश एक समय में भारत का हिस्सा रहे। भारत की सीमा वहां तक विस्तारित रही है और भारत में उपजे हुए जो मजहब है, जो धर्म है, वो उसके मानने वाले लोग वहां रहते रहे हैं। ये कालखंड के समय में सीमा का विभाजन हो गया और मजहब के आधार पर देश अलग खड़े हो गए। अब मजहब के आधार पर वहां प्रताड़ना हो रही है। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो नागरिक भारत में आ गए हैं, हमने उनको एक कानूनी अमली जामा पहनाने का काम किया है, उनको नागरिकता देने का काम किया है, जो हमारा दायित्व है। और ये उस लियाकत समझौते से है, ये उस भारत के संविधान के नीति निर्माताओं से, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके किए गए वादे को पूरा करने का हमने काम किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक विभेद नहीं। पीड़ा उठाई कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर कोई मुसलमान भाई है, अगर वो मजहबी आधार पर प्रताड़ित हो रहा है, पहली बात तो इस्लामिक देशों में अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस्लामिक जानकारों को इस बारे में गहरा प्रकाश डालना चाहिए। बावजूद इसके अगर सच बोलने पर कहीं कोई प्रताड़ित होता है तो भारत उदारता के साथ उसको नागरिकता देता ही है ना। उसका प्रोविजन है, अभी भी वो प्रोविजन समाप्त नहीं हुआ है। जिस प्रोविजन के तहत तस्लीमा नसरीन को भारत ने नागरिकता दी है, जिस प्रोविजन के तहत अदनान सामी को भारत ने नागरिकता दी है, वो प्रोविजन समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अगर कोई मुस्लिम भी प्रताड़ित होगा ना तो भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, नियमानुसार उसको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जो नियम है उनका पालन होगा। अभी केवल 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में प्रवेश कर चुके या भारत में नागरिकता के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन सभी हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, पारसी भाइयों को, ईसाई भाइयों को भारत उनको नागरिकता देने का कानून पारित कर चुका है। अच्छा, ठीक है, इस पर व्यर्थ विलाप करने का काम मत करिए। ठीक है राकेश जी, आपने समझा दिया। किसी भी नागरिक के बीच में कोई भी भेद नहीं करता है, ये किसी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है सैफ भाई, आप कह रहे हैं नेपाल और भूटान क्यों नहीं? सर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए नहीं है कि वो हिंदू हैं। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। पाकिस्तान के अरे सैफ भाई, आप मेरी बात तो सुनेंगे। सैफ भाई प्लीज मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की स्थिति क्या है। वहां पर एक क्रिकेटर हुआ करते थे, राजा मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना था। तो अल्पसंख्यकों के हाल देखिए। मैं आंकड़े नहीं, मैं आपको जो एग्जाम्पल से मैं उस पर बता रहा हूं। लेकिन सैफ भाई सुनिए मेरी बात। बीजेपी के अगर प्रवक्ता नहीं सैफ भाई ठीक है। नहीं तो मेरा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है, क्या नेपाल और भूटान नहीं है? ठीक है राकेश जी, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस पर बात करूंगा। सैफ भाई, एक जो बहुत बेसिक सा मूलभूत सवाल है वो ये है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं भूटान का नहीं था। सैफ भाई, आप क्या मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं? सवाल इतने तीखे नहीं है अभी मेरे, मैं तो सिर्फ समझने की बात कर रहा हूं। पहले उनकी तरफ से जवाब आ जाए, फिर आपकी अरे सैफ भाई ठीक है, वो आएगा। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, आपको चाहिए कि आप उनसे सवाल करें। इन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया और अरे वो देंगे सैफ भाई, वो देंगे। तारिक भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। आप देखिए आपके सहयोगी किस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सैफ भाई प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तारिक भाई मैं आ रहा हूं। जवाब पूछना हुआ और सवाल सैफ भाई प्लीज, सैफ जी प्लीज, आपकी बात का भी जो है आप सैफ जी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। अब मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहां पर सवाल पूछेंगे, आपका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा सवाल जो है आप पहले उस पर जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने अहम मुद्दों पर आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर टीवी चैनल पर बैठे हैं। आर्टिकल 15 में पढ़ के सुना देता हूं। The state shall not discriminate against any citizens on the ground of religion. Talk about place. सैफ भाई आई एम सॉरी, मैं आपसे अभी सवाल नहीं पूछूंगा, आप अपनी बातें ही रखते रहेंगे, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। तारिक जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि साहिब भाई की बात का जवाब दे देता हूं। अच्छा ठीक है राकेश जी प्लीज जल्दी से। मैं नहीं चाह रहा कि बेवजह की बातें जिस पर जनता को नहीं पढ़ना चाहिए उस पर बातें हो।
जल्दी से राकेश जी प्लीज। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों आप नेपाल भूटान की बात कर रहे हैं? आज देश में सीए की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको नेपाल भूटान की पड़ी हुई है, फालतू बात कर रहे हैं आप। जल्दी से प्लीज राकेश जी। अनुराग जी दो बातें ठीक है राकेश जी, जल्दी से प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। खान, एक तो सैफ खान इस बात के जानकार हैं, सैफ खान कोई अनभिज्ञ नहीं है। सैफ जानबूझ करके अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों पर लागू है ना। ये अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, धार्मिक आधार पर विभेद नहीं होगा, ये सारी बातें भारत के नागरिकों पर लागू है ना। ठीक है, पाकिस्तान के नागरिक जो वो सुनना नहीं है सर, उन्हें अपने नैरेटिव के साथ बैठना है। मसला ये है कि सिर्फ अपनी चीजें अपने फॉर्म में लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, मैं अपने पीसीआर से बोलता हूं, प्लीज सैफ भाई की आवाज आप दबा दीजिए। मैं बहुत मौका दे चुका। मैं तारिक भाई आपके पास आता हूं। मुझे लगता है कि इस पे बहुत जरूरी बात होना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये तो ऐसा है कि अमेंडमेंट एक्ट है, ये नियम कानून तो पहले से था, बीजेपी इस पर क्रेडिट ना ले। जब ये कहती है कांग्रेस पार्टी, तो वो अपने सहयोगियों को ये क्यों नहीं समझाती है? जब वो ये कहते हैं कि ये आ जाएंगे तो इतना रोजगार पर असर पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे रोजगार पर असर पड़ेगा, तो ये जब पहले से था तो क्या पहले रोजगार पर असर नहीं पड़ा? देखिए 2-3 सवाल हैं। एक तो पहला सवाल कि क्या नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई होगा या नहीं होगा, या कंडीशनल होगा, कैसे होगा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो लैंग्वेज का हेरिटेज है, उसको बचाने में बड़ी दिक्कत होगी। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि इसको मुसलमान से डायरेक्टली मत जोड़ के देखिए, और भी तो पहले उसके देखिए। तो सर जोड़ तो ये राजनेता ही रहे ना तारिक भाई, कई हजारों लोग जोड़ने वाले तो राजनेता ही है ना। कई हजारों लोगों को इन देशों में फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया गया होगा, उनका क्या होगा? कुछ प्राविधान है उनके लिए। जब आप बन गए हैं विश्व गुरु और चाहते हैं कि सबको यहां बुला लें, तो उन देशों में फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 1। अगर हुआ, उनके लिए कुछ करेंगे क्या? आप लिस्ट मांगेंगे बांग्लादेश? लेकिन तारिक भाई जो देश हमसे अलग हुए धर्म के नाम पर, जिन्होंने देश मांगा, वो तो अपनी स्वेच्छा से अलग हुए ना सर। अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो उनके पास उनकी अपनी फोरम है, लेकिन वहां पर जो अल्पसंख्यक है उसके लिए जवाबदेह है भारत। नहीं, ठीक है, भारत जवाबदेह रहे, मैं कहां कह रहा हूं के लिए भारत जवाबदेह न रहे। लेकिन मूलभूत सवाल वहीं आके फंसता है कि जब हमारी अपनी समस्याएं घर की सुलझी नहीं है, 2 रोटी है और घर में 3 बच्चे भूखे बैठे, और आप कह रहे हो कि उसमें 1 रोटी बगल वाले को दे। बगल वाला भाई है, मानता हूं, लेकिन अभी नहीं देंगे रोटी पहले अपने बच्चों का पेट तो भर ले सर। इस सवाल को अगर विपक्ष उठाता है तो हमें बता दिया जाता है हम खालिस्तानी। ठीक है राकेश जी, मैं आखिरी में कोशिश करूंगा। शबनम खान कुछ कहना चाह रही हैं। यहाँ क्या देश में ज्यादा बड़ा संकट है इसलिए हम उनको नहीं रख सकते देश में? क्या शबनम ऐसा है क्या? मैं तो तारिक भाई से बोल रही हूँ कि पूरा पाकिस्तान के अपने जितने हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हम सबको सीने से लगाकर रख सकते हैं। सारी जिंदगी आपने ना हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात की। अब यहाँ पर आ गए सीए पर रोने के लिए। भाई इधर सुनिए, भड़काइए मत, मुसलमानों को जागरूक करिए। उल्टा आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो मुस्लिम नेता है उनकी जिम्मेदारी है, उनको बताएं और बताएं कि हमारे अल्पसंख्यक भाई अगर किसी कंट्री में प्रताड़ित हो रहे हैं तो हमारा बिल्कुल मैम, आज जरूरत इसी चीज की है कि यहाँ पर इस चीज को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, जानकारी दी जाए, ना कि इसको लेकर भ्रम फैलाया जाए या अपने चश्मे से चीजों को समझाया जाए।